चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर हो तो इंटीमेट करें, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। चलिए, तो कल हम लोगों ने सिंगल फेज टू वायर लाइन का इंडक्टेंस निकालना सीखा था कि सिंगल फेज टू वायर लाइन में आपका पर फेज या फिर हर एक कंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है वो कितना होता है बेटा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी बाई आर एन एस, इतना हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये आपका जो इंडक्टेंस है वो पर फेज है, या फिर आपके हर एक कंडक्टर का, दो कंडक्टर होंगे, दोनों कंडक्टर का इंडक्टेंस आपका बराबर होगा। और कितना होगा बेटा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी बाई आर एन एस। ठीक है, और अगर मैं लूप इंडक्टेंस या फिर टोटल इंडक्टेंस की बात करूं सिंगल फेज टू वायर सिस्टम के टोटल इंडक्टेंस की, तो वो होता है आपके पास दैट इज म्यू नॉट, वो आपका हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई एल एन डी बाई आर डैश, जिसको जब म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो पाई से पाई कट जाएगा तो आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 एल एन डी बाई आर डैश विल बी देयर, वेयर आर डैश इज नथिंग बट द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0.778 आर आर होती है। अब हम लोगों को जो है इंडक्टेंस निकालना है थ्री फेज लाइन का। देखिए, थ्री फेज लाइन का, ठीक है, थ्री फेज लाइन का हम लोग इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, या फिर थ्री फेज सिस्टम का हम लोग इंडक्टेंस निकालें। इंडक्टेंस जो निकाला जाता है थ्री फेज में वो पर फेज निकाला जाता है, हर एक फेज में कितना इंडक्टेंस है। अब देखो, थ्री फेज में दो टाइप की लाइन होने वाली है, या तो आपकी जो लाइन होगी वो ट्रांसपोज्ड होगी या फिर अनट्रांसपोज्ड होगी। तो जनरली आप देखते हैं थ्री फेज जो लाइन होती है हम उसमें क्या करते हैं? ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन करने का मतलब होता है कि रेगुलर इंटरवल के बाद आप अपने कंडक्टर की पोजीशंस को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। और ट्रांसपोजिशन करने से फायदा ये रहता है कि हमारा जो थ्री फेज सिस्टम बैलेंस है वो बैलेंस ही बना रहता है। और अगर हम जो है अपने थ्री फेज सिस्टम में आपका ट्रांसपोजिशन नहीं करेंगे, ट्रांसपोजिशन नहीं करेंगे, तो आपका जो है थ्री फेज सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनबैलेंस सिस्टम को क्या करने लगेगा? रिप्रेजेंट करने लगेगा। उसमें करंट भी आपके अनबैलेंस होंगे और वोल्टेज भी आपके कैसे होंगे? अनबैलेंस। और अनबैलेंस सिस्टम में कैलकुलेशन करना क्या होता है? काफी डिफिकल्ट होता है। तो इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ट्रांसपोजिशन क्या होती है और ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं। ठीक है, चलो नाउ यहां पर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालने वाले हैं थ्री फेज लाइन के बारे में। थ्री फेज कैलकुलेशन ऑफ थ्री फेज लाइन इंडक्टेंस, हेडिंग डाल लीजिए कैलकुलेशन ऑफ थ्री फेज लाइन इंडक्टेंस। ये आपकी मेन हेडिंग है। थ्री फेज लाइन में हम लोग इंडक्टेंस जो निकालेंगे वो पर फेज आएगा, और कितना आएगा उसको हम लोग बाद में निकालेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोजिशन करना क्यों जरूरी है। पहले मैं आपको अनट्रांसपोज लाइन के बारे में बात करूं। पहले किस लाइन के बारे में बात करें? अनट्रांसपोज लाइन। अनट्रांसपोज्ड थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। अनट्रांसपोज्ड लाइन में क्या दिक्कत होती है? वैसे आप देखेंगे आपका जो थ्री फेज सिस्टम होता है वो बैलेंस होता है। ठीक है, अगर मैं अपनी थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज नहीं करूंगा तो सिस्टम आपका अनबैलेंस हो जाएगा। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस बोल सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से आपका थ्री फेज सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा, जिससे कि उसमें कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा? दिक्कत वाला हो जाएगा। अनबैलेंस सिस्टम इज नॉट ए
इजी सिस्टम। जब आप जो है फॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो अनबैलेंस फॉल्ट जब भी सिस्टम में अकर होगी तो सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, और उसको एनालिसिस करने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ता है, अपने सिस्टम्स को कुछ सीक्वेंस कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। जीरो सीक्वेंस, दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव, दैट कैलकुलेशन इज वेरी वेरी टफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, आपका जो थ्री फेज सिस्टम है वो बैलेंस रहे, इसलिए उसकी ट्रांसपोजिशन करना बहुत जरूरी होता है। ट्रांसपोजिशन का मतलब हो कि हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद या फिर कुछ डिस्टेंस के बाद आप अपने ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर की पोजीशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मान लीजिए थोड़ी देर तक आर फेज का कंडक्टर सबसे टॉप पोजीशन पे रहेगा, फिर थोड़ी देर के बाद आपका जो आर फेज का कंडक्टर वो मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद आपका जो है जो आर फेज का कंडक्टर है वो बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द पोजीशन को चेंज करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल के बाद। थोड़ी देर आप लेक्चर समझेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहां मैं एक थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करो। नाउ आई कैन बी कंसीडर थ्री फेज ट्रांसमिशन। ध्यान से देखिएगा, दिस इज ए थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। ये आपके पास आर फेज का कंडक्टर है, ये आपके पास वाई फेज का कंडक्टर है, ये आपके पास बी फेज का कंडक्टर है। और ये अभी लाइन कैसी है, अनट्रांसपोर्ट है, मैं पोजीशन को चेंज नहीं करा। आर फेज आपका पूरी पूरी लेंथ में ऊपर टॉप में आर फेज रहेगा, बीच में वाई फेज रहेगा, और नीचे आपका बी फेज रहेगा। दिस इज आर फेज, वाई फेज, एंड दिस इज बी फेज। दिस इज योर आर फेज का कंडक्टर है, ये वाई फेज का कंडक्टर है, और ये आपका बी फेज का कंडक्टर है, ठीक है। चलो, आर फेज के कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई आर। आर फेज के कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई आर। वाई फेज के कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वाई बी। और बी फेज के कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई बी। आर फेज के कंडक्टर में आई आर करंट फ्लो कर रहा है, वाई फेज के कंडक्टर में आई वाई करंट फ्लो कर रहा है, और बी फेज के कंडक्टर में आई बी करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। दिस इज द पर फेज करंट, ठीक है। और आप देखेंगे जनरली मेरा थ्री फेज सिस्टम बैलेंस होता है, मतलब इन तीनों का फेजर एडिशन क्या होगा, जीरो होगा। जब इन तीनों फेज में करंट फ्लो करने लगेगा तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद सिस्टम कैसा होने वाला, अनबैलेंस होने वाला। क्यों होने वाला, देखो आप देखेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोड्यूस ए फ्लक्स। आर फेज में करंट फ्लो करा, बड़े ध्यान से सुनो, आर फेज में करंट फ्लो करा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोड्यूस ए फ्लक्स। तो आर फेज का जो है, आर फेज में करंट फ्लो करा, इसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इस फ्लक्स का कुछ पोर्शन इस आर फेज से आपका क्या करेगा, लिंक करेगा, और कुछ पोर्शन आपका जो है फ्लक्स का वाई फेज से भी लिंक करेगा, और कुछ पोर्शन आपका बी फेज से भी क्या करेगा, लिंक करेगा। तो मैं बना रहा हूं, आर फेज में करंट फ्लो किया, आर फेज के कंडक्टर में करंट फ्लो करा, जिसकी वजह से आर फेज के करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स का कुछ पोर्शन, इस फ्लक्स का आर फेज के करंट का जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका खुद के करंट की वजह से कुछ फ्लक्स तो आर फेज से लिंक करेगा, लेकिन कुछ फ्लक्स आपके वाई फेज से भी लिंक करेगा, कुछ फ्लक्स आपका बी फेज से। तो मैं केवल दूसरे से लिंकेज वाले फ्लक्स को दिखा रहा हूं। तो आर फेज की करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा उसका कुछ पोर्शन वाई फेज से क्या करेगा, लिंक करेगा, और कुछ पोर्शन आपका बी फेज से भी क्या करेगा, लिंक करेगा। बी फेज से भी क्या करेगा, लिंक करेगा। ध्यान सुनिएगा। चलो, अच्छा, जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर डेंसिटी कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। तो आर फेज की करंट की वजह से जो फ्लक्स आपके वाई फेज के कंडक्टर से आपका लिंक करेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जो बेटा फ्लक्स आपका बी फेज के कंडक्टर से लिंक करेगा वो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, लेकिन लिंक करेगा जरूर। अब जरा ध्यान से देखिए, वाई फेज के कंडक्टर में भी करंट फ्लो कर रहा है, वाई फेज के कंडक्टर में भी करंट फ्लो कर रहा है। वाई फेज के कंडक्टर में एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो वाई फेज के करंट की वजह से कुछ फ्लक्स आपका आर फेज से भी लिंक करेगा, और कुछ फ्लक्स आपका वाई फेज के करंट की वजह से बी फेज के फ्लक्स से भी क्या कर, बी फेज से भी क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है। चलिए,
ना बात करते हैं बी फेज में करंट फ्लो करा। बी फेज के जब आपका बी फेज में करंट फ्लो करेगा तो बी फेज के करंट की वजह से आपका कुछ फ्लक्स आपका क्या करेगा, वाई फेज से लिंक करेगा, और बी फेज के करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा उसका कुछ फ्लक्स आपका आर फेज से भी क्या करेगा, लिंक करेगा। ठीक है, दिस इज द लिंक। मैंने आपको एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज दिखाए हुए। ठीक है, जरा ये मुझे बताओ, इन तीनों फेज में से सबसे ज्यादा फ्लक्स किस कंडक्टर से लिंक करेगा? इन तीनों फेज में से सबसे ज्यादा फ्लक्स किस कंडक्टर से लिंक करेगा? सहीम खान बोल रहा है वाई फेज से। आप देखिए वाई फेज से कितना फ्लक्स लिंक करा है। वाई फेज से ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, तीन लिंक करा। छोटे वाले की इंटेंसिटी ज्यादा है। वाई फेज से एक, दो, दो छोटे वाले और दो बड़े वाले, और बेटा वाई फेज से सब छोटे वाले, और बेटा बी फेज से दो छोटे और दो बड़े। बड़े की इंटेंसिटी कम है, तो सबसे ज्यादा जो फ्लक्स है वो आपका किस कंडक्टर से लिंक करेगा? वाई फेज के कंडक्टर से क्या करेगा, लिंक करेगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप अपने इस थ्री फेज सिस्टम में करंट फ्लो कराना चालू करेंगे, आपने तो यहाँ पर थ्री फेज बैलेंस सप्लाई अप्लाई की थी, थ्री फेज बैलेंस करंट आना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपके इन तीनों कंडक्टर में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा आपके वाई फेज से। हेलो, वाई फेज से फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, वाई फेज से अगर सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा तो फ्लक्स लिंकेज की वजह से वाई फेज में क्या प्रोड्यूस होगा? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। तो अगर वाई फेज से सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो किस फेज का कंडक्टर सबसे ज्यादा इंडक्टेंस ऑफर करेगा? वाई फेज का इंडक्टेंस क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अगर वाई फेज का इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टेंस कौन सा फेज का कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा? वाई फेज का रिएक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। अगर वाई फेज का रिएक्टेंस सबसे ज्यादा होगा तो करंट भी आपका वाई फेज में क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। तो करंट इन द वाई फेज विल बी रिड्यूस। क्लियर है क्या? आपको मैंने बताया था दैट इज करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंपीडेंस एंड इंपीडेंस इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। जिसका रिएक्टेंस ज्यादा, उसका इंपीडेंस ज्यादा, उसका करंट क्या हो जाएगा? कम। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। ठीक है, करंट और इंपीडेंस आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपीडेंस और इंपीडेंस इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। जिस फेज का इंपीडेंस ज्यादा होगा वहां पर सबसे कम करंट फ्लो करेगा। तो जैसे ही आपने तीनों फेज में करंट फ्लो कराया, तीनों फेज में करंट की वजह से फ्लक्स आएगा, और बेटा वाई फेज से सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा तो वाई फेज का कंडक्टर सबसे ज्यादा इंडक्टेंस ऑफर करेगा। अगर वाई फेज का इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा तो बेटा वाई फेज में आपका जो करंट होगा वो सबसे कम करंट फ्लो करने वाला है, सबसे कम करंट फ्लो करने वाला है। हेलो, आर फेज में करंट का मैग्नीट्यूड अलग होगा, वाई फेज में करंट का मैग्नीट्यूड अलग होगा। आर फेज और वाई, आर फेज और बी फेज में आप बोल सकते हैं कि फ्लक्स लिंक सेम है, तो आर फेज और बी फेज में सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन वाई फेज में करंट का मैग्नीट्यूड सबसे कम होने वाला है। तो क्या सिस्टम बैलेंस होगा? क्या बैलेंस के लिए तीनों फेज में करंट का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तीनों फेज में इक्वल अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके जो है तीनों फेज के करंट, आप बोल सकते हैं द ओवरऑल थ्री फेज सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, चूंकि चूंकि आपका वाई फेज में जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? कम होगा आर फेज और बी फेज के मुकाबले, आर फेज और बी फेज के मुकाबले। सो दैट द गिवन so that the given three phase system represent a unbalanced सिस्टम। और ये अनबैलेंस करंट के मैग्नीट्यूड अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि फ्लक्स लिंकेज आपका क्या हो गया? मिडिल कंडक्टर से। थ्री फेज सिस्टम में अगर अनट्रांसपोज लाइन है, ट्रांसपोजिशन नहीं की है, पोजीशंस को चेंज नहीं किया है, तो मिडिल कंडक्टर से सबसे ज्यादा फ्लक्स क्या करेगा?
लिंक करेगा, जिसकी वजह से थ्री फेज सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अगर आप जो है तीनों फेज के करंट का फेजर एडिशन करें तो क्या ये जीरो आएगा? अगर सिस्टम अनबैलेंस है तो ये जीरो नहीं आएगा। दिस इज नॉट बिकम्स इक्वल टू जीरो, फेजर एडिशन जीरो नहीं होगा। दैट इंप्लाइज दैट this makes the three-phase system is unbalanced. और बेटा ये जो करंट के मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग हुए, करंट के मैग्नीट्यूड अलग अलग हुए तो फ्लक्स लिंकेज अलग अलग हुआ। इस को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। हेलो, थ्री फेज अनट्रांसपोर्ट लाइन में तीनों फेज के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से मिडिल कंडक्टर में सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करता है। अगर फ्लक्स लिंक सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इंडक्टेंस मिडिल कंडक्टर ऑफर करेगा, इंडक्टेंस ज्यादा हुआ तो रिएक्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट आपका सबसे कम होगा। दिस इज नोन एज आपका थ्री फेज सिस्टम जो है, थ्री फेज सिस्टम में जो करंट होते हैं मिडिल कंडक्टर में सबसे कम करंट फ्लो करता है क्योंकि उससे फ्लक्स लिंकेज आपका सबसे ज्यादा होता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से थ्री फेज अनट्रांसपोर्ट लाइन में करंट के मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं। टॉप और बॉटम के कंडक्टर में सेम करंट फ्लो करेगा जबकि मिडिल में सबसे कम करंट फ्लो करेगा। दैट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, तो करंट तो बैलेंस होने नहीं वाले अनट्रांसपोर्ट लाइन में, वोल्टेज भी अनबैलेंस होते हैं, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस। ध्यान से देखिए, इतना पहले बना लीजिए फिर मैं आगे बात करूं। अभी ट्रांसपोजिशन क्या होती है वी विल डिस्कस। रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, हाँ 1 मिनट। रिकॉर्डिंग ऐसे मैंने लगा रखी है, थोड़ा सा बड़ा करो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज भी अनबैलेंस होंगे। अनट्रांसपोजिशन लाइन में अर्थ का इफेक्ट पड़ता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो दैट इज आपका अनट्रांसपोज लाइन में, अनट्रांसपोज लाइन में जो मिडिल कंडक्टर होता है उससे सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करता है, जिसकी वजह से आपका मिडिल कंडक्टर में सबसे कम करंट फ्लो करेगा एज कंपेयर टू टॉप एंड बॉटम। तो आपके करंट के मैग्नीट्यूड अलग अलग हुआ, सिस्टम आपका अनबैलेंस हो गया। ठीक है सत्यजीत, क्लास तो तुम करते हो रोज, फिर लेक्चर अपलोड करने के लिए क्यों बोलते हो? लिख नहीं पाते हो क्या? चलो नेक्स्ट, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस। लिख लिया, हो गया, आगे चले। सर 13 तारीख वाला ठीक है, जो है आज मैं कोशिश करूंगा कर दूंगा जो है। एक्चुअली मुझको भी टाइम नहीं मिल पाता, सुबह से लेकर शाम तक मेरे भी जो है लेक्चर। 13 तारीख को तो लेक्चर लिया ही नहीं था भाई, छुट्टी कर दी थी एग्जामिनेशन की वजह से। चलो बात करते हैं दैट इज याओ। नाउ दिस इज थ्री फेज सिस्टम, जरा ध्यान से देखिएगा, अर्थ का इफेक्ट देखिए। दिस इज आर फेज, this is Y phase and this is B phase. R phase, Y phase and this is B phase. ये थ्री फेज लाइन, ठीक है। नाउ दिस इज थ्री फेज लाइन।
नीचे यहाँ कहीं अर्थ होगा, ध्यान से देखें, दिस इज द अर्थ या फिर डाउन, ये है आपका अर्थ। दिस इज अर्थ। अब देखो अर्थ, हाँ ठीक है, पीछे 97 के बाद मैं कर दूंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जो अर्थ होता है, अर्थ आपका वैसे न्यूट्रल होता है। अर्थ कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। दैट इज जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। अब अर्थ जो है बहुत बड़ा होता है, तो हर जगह एक ही जगह पे चार्ज कंसंट्रेट नहीं होता। अर्थ में एक ही जगह पे चार्ज कंसंट्रेट नहीं होता, चार्ज आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जहां से ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है वहां पर अर्थ के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। जहां पर ये ट्रांसमिशन लाइन रनिंग कर रही है वहां पर अर्थ में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। आगे कहीं जाके इस ट्रांसमिशन लाइन के पास निगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। आगे कहीं जाके टोटल चार्ज आपका अर्थ के नीचे, अर्थ न्यूट्रल है। अगर अर्थ में चार्ज होता तो जब आप चलते तो करंट लग जाता, लेकिन अर्थ में जो चार्ज है क्या वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट है क्या? नहीं, एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं है, अर्थ में चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अर्थ में कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, कहीं कहीं निगेटिव चार्ज होगा। नेट में जब चार्ज निकाला जाएगा तो जीरो हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि जहां पर ये ट्रांसमिशन लाइन मैंने बिछाई है वहां पर अर्थ के नीचे कौन सा चार्ज है? केवल पॉजिटिव चार्ज है। जब ये ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो जाएगी तो निगेटिव चार्ज मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, अर्थ का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ है। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? वो आपका पोटेंशियल डेवलप होता है। आपने फार्मूले पढ़े होंगे बचपन में, ध्यान से देखिए। E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर आपकी डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर आपकी डिस्टेंस आपकी क्या है? ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या होगी? कम होगी, ठीक है। चलो, अगर डिस्टेंस आपकी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और अगर आपकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। और दैट इज E इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा कि E इज इक्वल टू क्या होता है? V/L। अगर कहीं भी यहां से लिख सकते हैं E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर डेवलप है तो उसकी वजह से वहां पर क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो पोटेंशियल भी आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान से देखिएगा अब जरा, ध्यान से। पहली जो आपका जो बी फेज का कंडक्टर है उससे उसकी अर्थ से डिस्टेंस में मान रहा हूं H1 है। ध्यान से देखिएगा, आपके कंडक्टर बी या फिर फेज बी की अर्थ से डिस्टेंस कितनी है? H1 है, डिस्टेंस कम है। आपके फेज वाई फेज का जो कंडक्टर है वो अर्थ से कितनी डिस्टेंस पे है? H2 डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे? H2 पे है। और बेटा आर फेज का कंडक्टर अर्थ से कितनी डिस्टेंस पे है? H3 डिस्टेंस पे है। H1 इज लेस देन H2 इज लेस देन H3। चलो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपके कंडक्टर बी में क्या डेवलप होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका कंडक्टर बी की डिस्टेंस अर्थ से क्या है? कम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर आपकी जो है कंडक्टर की, इस कंडक्टर की अर्थ से डिस्टेंस कम है तो अर्थ की वजह से कंडक्टर बी या फिर फेज बी में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डेवलप होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। तो कंडक्टर बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसको मैं मान रहा हूं EB। ईबी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, कोई डिस्टेंस क्या है? कम है। हेलो, कंडक्टर बी या फिर फेज बी की डिस्टेंस क्या है? कम है, तो आपका फेज बी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा डेवलप होगी। अर्थ की वजह से कंडक्टर बी में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेवलप होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर बी में क्या होगा? वोल्टेज डेवलप करेगा, और वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। वोल्टेज इंड्यूस होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर बी में वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। अर्थ की वजह से कंडक्टर वाई में भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी? आपके
बी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम। तो अर्थ की वजह से कंडक्टर वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगी वो क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम डेवलप होगी तो अर्थ की वजह से कंडक्टर बी में जो वोल्टेज डेवलप होगा, कंडक्टर बी में जो वोल्टेज डेवलप होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, कम वोल्टेज इंड्यूस होगा। और वाई फेज जो है वो अर्थ से ज्यादा डिस्टेंस में है, तो वाई फेज में आर फेज की डिस्टेंस सबसे ज्यादा, तो आर फेज में अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम डेवलप होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो आर फेज में अर्थ की वजह से बहुत कम वोल्टेज क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है, बहुत कम वोल्टेज डेवलप होगा। ध्यान से देखते जाइए, लिखा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रिक, जहां पर डिस्टेंस कम, वाई फेज की डिस्टेंस कम है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो आपका वोल्टेज भी क्या होगा? ज्यादा इंड्यूस होगा। वाई फेज की डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा अर्थ की वजह से, तो अर्थ की वजह से वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस होगा। और आर फेज आपका कंडक्टर जो है अर्थ से सबसे दूर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आर फेज में वोल्टेज कम डेवलप होगा। पहले तो जैसे आपने थ्री फेज बैलेंस वोल्टेज अप्लाई किया, थ्री फेज बैलेंस वोल्टेज अप्लाई करती अर्थ का जब इफेक्ट आएगा तो बी फेज का वोल्टेज बढ़ जाएगा, वाई फेज का वोल्टेज उतना नहीं बढ़ेगा और आर फेज का वोल्टेज उतना बढ़ेगा। तो क्या तीनों फेज के वोल्टेज अनबैलेंस हो गए? क्या क्या तीनों फेज के वोल्टेज अनबैलेंस हो गए? क्या मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा? हेलो, यहां पर आपने बी फेज का वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पर वाई फेज का वोल्टेज, यहाँ पर बी फेज का। अर्थ की वजह से बी फेज के वोल्टेज में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा, वाई फेज में उतना इंक्रीमेंट नहीं होगा, और सबसे कम इंक्रीमेंट होगा आपका आर फेज में। तो क्या तीनों फेज के वोल्टेज बराबर होंगे? क्या तीनों फेज के वोल्टेज बराबर नहीं? तीनों फेज के वोल्टेज बराबर नहीं होंगे तो अगर आपका मान लो अर्थ का इफेक्ट ना होता या फिर अर्थ का सब में बराबर इफेक्ट होता तो वोल्टेज, मान लो जितना इंक्रीमेंट अर्थ की वजह से यहाँ है उतना इंक्रीमेंट यहाँ, उतना इंक्रीमेंट यहाँ, तो भी आपका सिस्टम बैलेंस होता। बैलेंस के लिए तीनों फेज के वोल्टेज बैलेंस तभी होंगे जब सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर। अर्थ की वजह से वाई फेज के कंडक्टर में ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगा, वाई फेज में कम वोल्टेज डेवलप होगा, और बी फेज में सबसे कम वोल्टेज डेवलप होगा। तो तीनों फेज के जो वोल्टेज होंगे, तीनों फेज के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तीनों फेज के जो वोल्टेज है के मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएंगे? अलग अलग। किसका सबसे ज्यादा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा? बी फेज के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, फिर वाई फेज के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, सबसे कम होगा आर फेज के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। और अगर तीनों फेज के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो आपके वोल्टेज भी क्या हो जाएंगे? तीनों फेज के वोल्टेज अनबैलेंस हो जाएंगे, अनबैलेंस। और ये वोल्टेज अलग अलग क्यों हुए? अर्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अर्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तीनों फेज के वोल्टेज अनबैलेंस हो जाएंगे। अनट्रांसपोज लाइन है, आर फेज हमेशा टॉप पे रहेगा, वाई फेज मिडिल पे रहेगा, और बी फेज आपका कहां पर रहेगा? बॉटम पे रहेगा। पहले समझने की कोशिश करें कि क्या है ट्रांसपोजिशन करना क्यों जरूरी है। ट्रांसपोज नहीं करेंगे लाइन को तो आपका सिस्टम कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, ना तो करंट आपस में कभी बैलेंस होंगे, ना ही वोल्टेज। चलो क्या लिख रहा हूं, तीनों फेज के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यहां से लिख सकते हैं सो दैट अगर मैं तीनों फेज के वोल्टेज का फेजर एडिशन करूं तो क्या ये जीरो होगा? ये जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स the three phase system is unbalanced इन वोल्टेज। वोल्टेज में भी कैसा होगा? अनबैलेंस। करंट में भी अनबैलेंस होगा और वोल्टेज में भी अनबैलेंस होगा। तो लिख रहा हूं बेटा, अर्थ के इफेक्ट की वजह से आपके तीनों फेज के वोल्टेज क्या होंगे? अनबैलेंस। मैग्नीट्यूड वाइज बराबर नहीं होंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे।
और बेटा अर्थ का इफेक्ट आपके कंडक्टर में जो कहलाता है, जो कि वोल्टेज को अनबैलेंस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो लिख रहा हूं बेटा इसके नीचे, इतना लिख लीजिए, मैं आया 1 मिनट में। या मैं लिख देता हूं, ड्यू टू चार्ज की वजह से, हेलो, ये चार्ज की वजह से जो इफेक्ट आता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, करंट की वजह से जो इफेक्ट आता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। तो लिख रहा हूं, ड्यू टू ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस, आपके तीनों फेज के जो वोल्टेज है उनका फेजर एडिशन क्या नहीं होगा, जीरो के बराबर होगा। दैट मीन्स दैट मीन्स दिस मेक्स थ्री फेज सिस्टम voltage are unbalanced condition। जिसकी वजह से तीनों फेज के जो वोल्टेज होंगे वो आपस में अनबैलेंस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से तीनों फेज के करंट अनबैलेंस हो जाएंगे। तो आपने तो थ्री फेज बैलेंस सिस्टम सप्लाई दी थी, करंट भी बैलेंस आया था, लेकिन जब थोड़ी देर बाद ये थ्री फेज बैलेंस करंट आपका लाइन में फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आएगा, जिसकी वजह से तीनों फेज के करंट आपस में कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अर्थ के इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस आएगा, जिसकी वजह से तीनों फेज के वोल्टेज जो है आपस में कैसे हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद जो आपका थ्री फेज सिस्टम है वो वोल्टेज में भी अनबैलेंस हो जाएगा और करंट में भी अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड। आपने अप्लाई तो बैलेंस किया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये दोनों इफेक्ट आएंगे और जिसकी वजह से थ्री फेज सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो लिख रहा हूं बेटा, और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों इंटरफेरेंस को मिला के बोला जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ड्यू टू द इंटरफेरेंस इन द अनट्रांसपोज्ड लाइन, द थ्री फेज अनट्रांसपोज्ड लाइन में आपका इंटरफेरेंस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से करंट भी आपके अनबैलेंस होते हैं और वोल्टेज भी आपस में अनबैलेंस होते हैं। ठीक है, अब इनको मुझे बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए मैं ट्रांसपोजिशन करूंगा। ठीक है, तो नोट करके लिखे, नोट करके लिखे, इन द थ्री फेज untransposed transmission line, due to the combined effect of electromagnetic interference and electrostatic interference, इन दोनों को मिला के बोला जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। combined effect in three-phase untransposition line due to the combined effect of the electromagnetic induction and electrostatic induction, the three-phase system is unbalanced in current
and also unbalance इन द वोल्टेज। वोल्टेज में भी अनबैलेंस होगा, करंट में भी अनबैलेंस होगा। ये चीज आपको बात समझ में आई कि नहीं है, इतना बताएं पहले। अगर आपका सिस्टम अनट्रांसपोज्ड होगा तो सिस्टम कभी भी बैलेंस नहीं होगा। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, थ्री फेज सिस्टम को बैलेंस करने के लिए आपको ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं बेटा ट्रांसपोज थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिएगा ट्रांसपोजिशन में कर रहा हूं और आपका सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। चलिए लिखिए, थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन, थ्री फेज ट्रांसपोज्ड ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि आप रेगुलर इंटरवल पे आप अपने कंडक्टर की पोजीशन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, कंडक्टर की पोजीशन चेंज कर देंगे। मान लीजिए आपकी लाइन की लेंथ एल है, तो पहले L/3 लेंथ पे आप अपने आर फेज को मान लीजिए टॉप पोजीशन पे रखें। नेक्स्ट L/3 लेंथ पे आप अपने कंडक्टर को, आर फेज के कंडक्टर को मिडिल पे रखेंगे, और लास्ट के L/3 लेंथ में आप आर फेज के कंडक्टर को आप बॉटम पोजीशन पे रखने हैं। पोजीशन को रेगुलर इंटरवल पे क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। और चेंज करने के लिए ट्रांसपोजिशन टावर्स लगाए जाते हैं, वहां पर आप अपने कंडक्टर की पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ट्रांसपोज लाइन बना रहा हूं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, यहां पर एल लिख लीजिए, एल लेंथ थी, यहां पर मैं पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं। यहां पर जो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ मानी थी मैंने, कितनी मानी थी, एल। और इस पूरी पूरी एल लेंथ पे आपका आर फेज का कंडक्टर हमेशा टॉप पोजीशन पे था, वाई फेज का कंडक्टर आपका मिडिल पोजीशन पे था, और बी फेज का कंडक्टर आपका बॉटम पोजीशन पे था। एल लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन थी। चलिए अब ट्रांसपोज लाइन बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ट्रांसपोज लाइन, नाउ दिस इज R phase, Y phase, and this is B phase. Again, R phase, Y phase, and this is B phase. R phase, Y phase, B phase. चलो अलग अलग कलर से बना देता हूं जिससे कि आसानी रहेगी। आर फेज को रेड कलर से दिखा देता हूं, वाई फेज को ब्लू कलर से दिखा देता हूं, बी फेज को ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। थोड़ी देर बाद L/3 डिस्टेंस के बाद आर फेज आपका मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा, वाई फेज आपका बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा, और बी फेज आपका टॉप पोजीशन में। नेक्स्ट L/3 डिस्टेंस पे जो आपका आर फेज का कंडक्टर है वो बॉटम डिस्टेंस पे आ जाएगा, ठीक है। आपका जो है वाई फेज का कंडक्टर टॉप पोजीशन पे चला जाएगा, और बी फेज का कंडक्टर आपका मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगेन आर फेज, वाई फेज, एंड दिस इज बी फेज। टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज एल।
टोटल आपकी ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, L। दिस इज टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नाउ ये पहली L/3 डिस्टेंस है। नाउ दिस इज आर फेज। रेगुलर इंटरवल पे आप अपने कंडक्टर की पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। रेगुलर इंटरवल पे आप अपने कंडक्टर की पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द L/3, दिस इज L/3 एंड दिस इज L/3। मैंने इस पूरी पूरी L लेंथ को 3 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। L/3, L/3 एंड दिस इज L/3। तो पहले L/3 लेंथ पे ध्यान से देखिए, पहले L/3 पे जो आर फेज का कंडक्टर है वो किस पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन पे। आर फेज का कंडक्टर आपका टॉप पोजीशन पे है। वाई फेज का कंडक्टर आपका मिडिल पोजीशन पे है, और बी फेज का जो कंडक्टर है वो आपका बॉटम पोजीशन पे है, ठीक है। नेक्स्ट L/3 डिस्टेंस पे, हेलो, नेक्स्ट L/3 डिस्टेंस पे आर फेज का जो कंडक्टर होगा वो आपका मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा। आर फेज का कंडक्टर आपका मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा। वाई फेज का जो कंडक्टर होगा वो आपका बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा, और बी फेज का जो कंडक्टर है वो टॉप पोजीशन पे चला जाएगा। पोजीशन मैंने चेंज कर दी। दिस इज आर फेज, दिस इज आर फेज, दिस इज वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। नेक्स्ट L/3 डिस्टेंस पे जो आपका आर फेज का कंडक्टर है वो आपका मिडिल से बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा। वाई फेज का कंडक्टर आपका बॉटम से टॉप पोजीशन पे चला जाएगा, और बेटा बी फेज का जो कंडक्टर होगा वो आपका टॉप से मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ दिस इज आर फेज का कंडक्टर आपका बॉटम पोजीशन पे, वाई फेज का कंडक्टर आपका टॉप पोजीशन पे, और बी फेज का कंडक्टर आपका मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद सेम फिनोमिना रिपीट। फिर आपका आर फेज का कंडक्टर टॉप में आ जाएगा, वाई फेज का कंडक्टर आपका मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा, और बी फेज का कंडक्टर आपका बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा। Now like this is R phase, Y phase and this is B phase, ठीक है। नाउ चलो आर फेज में हम करंट मान रहे हैं, हेलो, आर फेज में हम करंट मान रहे हैं IR, IR, this is IR and this is IR। Y फेज में हम कितना करंट मान रहे हैं, IY, IY, this is IY। और बी फेज में हम कितना करंट मान रहे हैं बेटा, IB, IB, this is IB and this is IB। अब जरा देखिए क्या सिस्टम बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, जरा देखते हैं, बात देखते हैं। नाउ वी विल चेक। दिस इज कॉल्ड थ्री फेज ट्रांसपोज लाइन। आपने हर L/3 डिस्टेंस पे आपने अपने कंडक्टर की पोजीशन को चेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज लाइन। चलो हम देखते हैं क्या जो है आपका करंट आपस में बैलेंस होंगे। ध्यान से देखिएगा आप जरा, यहां पर देखिए
हो गया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बताना स्टार्ट करूं। थ्री फेज ट्रांसपोज लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए, पहले L/3 में, हेलो, पहले L/3 डिस्टेंस में वाई फेज का कंडक्टर मिडिल पोजीशन पे है। वाई फेज का कंडक्टर मिडिल पोजीशन पे है, तो इसका इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा L/3 डिस्टेंस पे। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट L/3 डिस्टेंस पे वाई फेज का जो कंडक्टर है वो बॉटम पे आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा, तो फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा, इससे फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट L/3 में वाई फेज का कंडक्टर आपका टॉप पोजीशन पे, तो आप देखेंगे पूरी की पूरी एल लेंथ पे, पूरी पूरी एल लेंथ पे L/3 डिस्टेंस पे आर फेज वाई फेज का कंडक्टर मिडिल पोजीशन पे भी रहा, बॉटम पोजीशन पे भी रहा और टॉप पोजीशन पे भी रहा। इस पूरी की पूरी एल लेंथ पे आपका वाई फेज का कंडक्टर मिडिल में भी रहा, बॉटम पे भी रहा, टॉप पे भी रहा। ठीक है। चलो आर फेज के कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। आर फेज का कंडक्टर L/3 लेंथ पे, L/3 लेंथ पे टॉप पे रहेगा, फिर नेक्स्ट L/3 पे मिडिल पे आ जाएगा और नेक्स्ट L/3 पे बॉटम पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे ट्रांसपोजिंग करने से वाई फेज का कंडक्टर भी इस पूरी पूरी एल लेंथ की लाइन पे आपका L/3 लेंथ पे आपका टॉप में रहेगा, मीडियम में, मिडिल में रहेगा और बॉटम पे रहेगा। और बी फेज का कंडक्टर भी इस पूरी पूरी एल लेंथ पे तीनों पोजीशन पे रहेगा, तीनों पोजीशन पे रहेगा। तो आप देखेंगे आर फेज में यहां पर फ्लक्स लिंकेज कम है, जब ये इस L/3 लेंथ में, जब मिडिल में आ जाए तो फ्लक्स लिंकेज आपका बढ़ जाएगा और जब बॉटम में फ्लक्स लिंकेज घट जाएगा। आर फेज से, हेलो, पहले L/3 लेंथ में आर फेज के सिर्फ जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो कम होगा क्योंकि वो टॉप पोजीशन पे। जब वो मिडिल पोजीशन पे तो फ्लक्स लिंकेज आपका बढ़ जाएगा और जो बॉटम पोजीशन फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह वाई फेज में जब वो आपका पहले L/3 में मिडिल पोजीशन फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, नेक्स्ट L/3 में बॉटम पोजीशन फ्लक्स लिंकेज कम होगा, फिर टॉप पोजीशन फ्लक्स लिंकेज। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं, आपका तीनों के तीनों जो फेज के कंडक्टर है इस पूरी पूरी एल लेंथ में क्या तीनों पोजीशन पे है क्या? थोड़ी देर तक, जितनी देर तक आर फेज का कंडक्टर टॉप में रहेगा उतनी देर तक वाई फेज का कंडक्टर भी टॉप में रहेगा और उतनी ही देर तक आपका बी फेज का कंडक्टर भी टॉप पोजीशन पे रहेगा। टॉप पोजीशन पे तीनों फेज के कंडक्टर है, तीनों फेज के कंडक्टर L/3 के लिए बॉटम पोजीशन पे और मिडिल पोजीशन पे है। तो अगर मैं यहां पर आप देखेंगे इस L/3 में आपके आर वाई फेज का फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, यहां पर आर फेज का फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, यहां पर बी फेज। अगर मैं तीनों पोजीशन की, हेलो, आर फेज का अगर मैं एवरेज फ्लक्स लिंकेज निकालू, हेलो, आर फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है, इन तीनों का एवरेज फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे। आर फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज, वाई फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज और बी फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज बराबर होगा क्या? हेलो, तीनों फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज, एवरेज में मैं बात करूं, दैट इज पहली पोजीशन पे आप देखेंगे वाई फेज का कंडक्टर मिडिल में, यहां पर फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन आपका जो है नेक्स्ट L/3 में आर फेज का फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा तो यहां पर फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा, फिर वाई फेज में फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा। तो अगर पूरी एल लेंथ की लाइन पे आप आर फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज निकालें, चलो मैं मानो कि मिडिल में आपका जो फ्लक्स लिंकेज है वो 3 है, बॉटम में और टॉप में फ्लक्स लिंकेज 1 1 है, 1 3 1, तो आपके इंडक्टेंस का आर फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा? 5/3, 1 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, 5/3। वाई फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज मिडिल में होगा 3, यहां पर बॉटम में होगा 1 और टॉप में होगा 1, तो एवरेज फ्लक्स लिंकेज कितना होगा? 5/3। वाई फेज का भी एवरेज फ्लक्स लिंकेज कितना होगा? 5/3। अगर तीनों फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज बराबर है तो क्या तीनों फेज का एवरेज इंडक्टेंस भी बराबर होगा? क्या तीनों फेज का एवरेज इंडक्टेंस भी बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। अगर एवरेज इंडक्टेंस बराबर हो तो क्या तीनों फेज में आपका समान करंट नहीं फ्लो करेगा? बिल्कुल समान करंट फ्लो करेगा। मैंने बोला ट्रांसपोजिशन, जब आपने ट्रांसपोज नहीं किया था
तो आर फेज का कंडक्टर टॉप में था, वाई फेज का कंडक्टर हमेशा मिडिल में था, और बी फेज का कंडक्टर आपका बॉटम पोजीशन पे था। मिडिल कंडक्टर से सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा तो वाई फेज में करंट अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोजिशन कर दूंगा, तो जितनी देर तक वाई फेज का कंडक्टर आपका मिडिल में रहेगा उतनी देर तक आर फेज का भी रहेगा, उतनी देर तक वाई बी फेज का भी रहेगा। तो तीनों के तीनों कंडक्टर आपके थोड़ी देर तक टॉप पोजीशन पे रहे, मिडिल पोजीशन पे रहे, और आपका बॉटम पोजीशन पे, तीनों के तीनों कंडक्टर L/3 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 डिस्टेंस के लिए टॉप पोजीशन पे भी रहेंगे, बॉटम पे भी रहेंगे, और मिडिल पोजीशन। अगर मैं तीनों फेज का एवरेज, आर फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज निकालूं, तो एवरेज फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, आर फेज का बराबर होगा वाई फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज बराबर होगा, और बी फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज बराबर होगा। और अगर एवरेज फ्लक्स लिंकेज बराबर होगा तो एवरेज इंडक्टेंस भी तीनों फेज का बराबर होगा। आपका थ्री फेज ट्रांसपोजिशन लाइन में एवरेज इंडक्टेंस निकालते हैं, एवरेज फ्लक्स लिंकेज या फिर एवरेज इंडक्टेंस बराबर होगा, एवरेज रिएक्टेंस बराबर होगा। अगर एवरेज रिएक्टेंस बराबर तो करंट भी कैसा हो जाएगा, बराबर हो गया। क्या सिस्टम बैलेंस हो गया, क्या सिस्टम बैलेंस हुआ, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है सत्यजीत? चल, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, ट्रांसपोजिंग करने से क्या होगा, ट्रांसपोजिंग करने से तीनों फेज का, हेलो, आर फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज, वाई फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज, और बी फेज का एवरेज फ्लक्स लिंकेज बराबर, तीनों फेज में बराबर बराबर एवरेज फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, बराबर होगा। अगर एवरेज फ्लक्स लिंकेज की एवरेज वैल्यू बराबर है, तो आर फेज का एवरेज इंडक्टेंस, वाई फेज का एवरेज इंडक्टेंस, और बी फेज का एवरेज इंडक्टेंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर इंडक्टेंस बराबर हो गए तो तीनों फेज के रिएक्टेंस बराबर हो जाएंगे, और अगर तीनों फेज के रिएक्टेंस बराबर तो तीनों फेज में बराबर बराबर करंट फ्लो करेगा। बराबर बराबर करंट फ्लो करने का मतलब आपका तीनों फेज में करंट का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दैट इज नथिंग बट द फेजर एडिशन क्या होगा, जीरो। आर फेज, वाई फेज और बी फेज में इक्वल करंट फ्लो करेगा, सो दैट अगर मैं तीनों करंट का फेजर एडिशन निकालूं तो क्या आएगा, जीरो। सिस्टम कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा, इट कैन नॉट बी अनबैलेंस। नाउ द थ्री फेज ट्रांसपोज्ड transmission line is in the balanced condition, is in the balanced condition for the current. थ्री फेज ट्रांसपोर्ट लाइन आपकी करंट में बैलेंस होती है। क्या किसी को कोई शक है क्या? एक थ्री फेज ट्रांसपोर्ट लाइन करंट में बैलेंस होती है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस था वो खत्म हो गया। आपका थ्री फेज ट्रांसपोर्ट लाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होता है, नहीं एग्जिस्ट करता। अनट्रांसपोर्ट लाइन में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन थ्री फेज ट्रांसपोर्ट लाइन में आपका जो फ्लक्स का इफेक्ट है वो तीनों फेज में बराबर बराबर है, क्योंकि तीनों फेज के जो कंडक्टर है वो कुछ देर के लिए मिडिल 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 पोजीशन पे रहेंगे, कुछ देर के लिए टॉप 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 पोजीशन पे रहेंगे, और तीनों फेज के कंडक्टर थोड़ी देर के लिए बॉटम बॉटम। तीनों कंडक्टर पूरी सेल लेंथ में बराबर बराबर डिस्टेंस में तीनों पोजीशन पे पाए जा रहे हैं। अगर तीनों पोजीशन पे पाए जा रहे हैं तो एवरेज फ्लक्स लिंकेज या फिर एवरेज इंडक्टेंस या फिर एवरेज रिएक्टेंस बराबर, तो करंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो सिस्टम बैलेंस हुआ, और सिस्टम बैलेंस हुआ तो आपका थ्री फेज ट्रांसपोर्ट लाइन जो होती है वो आपकी करंट में कैसी होती है, बैलेंस होती है। चलो वोल्टेज के बारे में बात करते हैं, वोल्टेज, चलो वोल्टेज के बारे में बात करें। इतना लिख लीजिए पहले,
इसको नीचे लिख भी देते हैं, so that in the three phase transposed transmission line, no electromagnetic interference is present in the transmission line. In the transmission line. क्लियर है? चलो अब देखेंगे वोल्टेज भी बैलेंस हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अर्थ का इफेक्ट हर जगह पे अब बराबर, एवरेज इफेक्ट बराबर आएगा। और बेटा वोल्टेज की वजह से क्या आता है? कैपेसिटेंस आता है, करंट की या फिर फ्लक्स की वजह से इंडक्टेंस आता है। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूं। यहां जी अर्थ का इफेक्ट दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। नाउ दिस इज द अर्थ। तीनों के तीनों पोजीशन पे आपका हर एक फेज का कंडक्टर रहेगा, तो एवरेज इफेक्ट आपका अर्थ का बराबर आ जाएगा। एवरेज इफेक्ट, हेलो ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड पोजीशन नंबर 1। हेलो, मान लो ये मेरी पोजीशन नंबर 1 है, पहली L/3 लेंथ को मैं बोल रहा हूं पोजीशन 1, दूसरी L/3 लेंथ को मैं बोल रहा हूं पोजीशन नंबर 2। और तीसरी बेटा जो मेरी L/3 लेंथ है उसको मैं बोल रहा हूं पोजीशन 3। चलो आप देखेंगे पहली पोजीशन पे कौन से फेज का कंडक्टर सबसे नीचे है? हेलो, पहली पोजीशन में सबसे नीचे कौन सा कंडक्टर है? बी फेज का। फिर नेक्स्ट L/3 लेंथ में वाई फेज का, और नेक्स्ट L/3 में आर फेज का। तो जितना इफेक्ट बेटा अर्थ जो है बी फेज में यहां पर डाल रहा है, उतना इफेक्ट थोड़ी देर बाद वाई फेज में डालेगा, और उतना इफेक्ट आपका आर फेज में डालेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बॉटम कंडक्टर की अर्थ से जो डिस्टेंस है, बॉटम कंडक्टर की अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं h1, उसको मान लेते हैं h1। मिडिल कंडक्टर की अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं h2, और टॉप कंडक्टर की अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं h1। बॉटम कंडक्टर की अर्थ से पोजीशन है h1, मिडिल कंडक्टर की अर्थ से डिस्टेंस है h2, और टॉप मोस्ट कंडक्टर की डिस्टेंस है h3। h3 नॉट, बॉटम मोस्ट कंडक्टर की डिस्टेंस है अर्थ से h1। नाउ मिडिल कंडक्टर की डिस्टेंस है अर्थ से h2, और टॉप कंडक्टर की डिस्टेंस है h3। h3 नाउ अर्थ में कैसा चार्ज माना था? जहां पर ट्रांसमिशन लाइन है वहां पर केवल पॉजिटिव चार्ज ही माना था उसके नीचे।
निगेटिव चार्ज भी होगा, कहीं आगे होगा, एक जगह पे थोड़ा कंसंट्रेट रहता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या तीनों फेज में एवरेज वोल्टेज बराबर होगा क्या? हेलो, तीनों फेज में एवरेज वैल्यू जो होगी वोल्टेज इंड्यूस की। हेलो, यहां पर देखिए, थोड़ी देर तक बी फेज का कंडक्टर आपका बॉटम पोजीशन पे रहा, फिर थोड़ी देर बाद L/3 लेंथ में जो बी फेज का कंडक्टर है वो टॉप पोजीशन पे चला गया, और थोड़ी देर के बाद आपका बी फेज का कंडक्टर मिडिल पोजीशन पे आया। तो हर आप देखेंगे इस पूरी पूरी L लेंथ पे जो ये बी फेज का कंडक्टर है वो आपका बॉटम पे भी है, टॉप में भी और मिडिल पे भी है, तीनों पोजीशन पे है। उसी तरह आर फेज का कंडक्टर टॉप में है, मिडिल में है और बॉटम में, तीनों पोजीशन पे है, और बाई फेज का कंडक्टर भी आपका तीनों पोजीशन पे है। तो आप देखेंगे जितना इफेक्ट आपका आर फेज में यहां पर पड़ेगा उससे ज्यादा यहां पर पड़ेगा और सबसे ज्यादा यहां पर पड़ेगा। हेलो, एक बार आर फेज का कंडक्टर टॉप पोजीशन पे है, वोल्टेज यहां पर सबसे कम इंड्यूस होगा अर्थ की वजह से, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मिडिल पोजीशन पे आ जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस ज्यादा होगा, और थोड़ी देर बाद बॉटम सबसे ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो आप देखेंगे आर फेज पे जो अर्थ की वजह से एवरेज वैल्यू आएगी इंड्यूस वोल्टेज की, क्या वाई फेज के इंड्यूस वोल्टेज के बराबर। आप देखेंगे वाई फेज का कंडक्टर पहले आपका क्या है बेटा, मिडिल पोजीशन पे है, वोल्टेज इंड्यूस इसमें ज्यादा होगा, फिर बॉटम पे आएगा वोल्टेज इंड्यूस और ज्यादा होगा, और फिर टॉप पोजीशन पे आएगा वोल्टेज इंड्यूस सबसे कम होगा। लेकिन एवरेज निकालेंगे वाई फेज के कंडक्टर की, तो एवरेज वोल्टेज जो आपका अर्थ की वजह से इंड्यूस होगा वो बराबर होगा। तो तीनों फेज में एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज क्या होने वाली है, बराबर होने वाली। तो लिख रहा हूं बेटा ट्रांसपोजिशन करने से तीनों फेज के जो तीनों फेज पे बराबर बराबर, या फिर आपका तीनों फेज पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसकी एवरेज वैल्यू बराबर होगी, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो लिख रहा हूं, बना लीजिए पहले, तीनों फेज पे लिख रहा हूं, चाहे आप वाई फेज में बात करें, एवरेज वोल्टेज ऑफ आर फेज वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई फेज वोल्टेज, और एवरेज वैल्यू ऑफ बी फेज वोल्टेज, ये तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और अगर एवरेज वैल्यू बेटा वोल्टेज, हेलो, कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, हेलो, Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द, अगर एवरेज वोल्टेज तीनों फेज में बराबर है तो तीनों फेज का कैपेसिटेंस भी, एवरेज वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस भी क्या होगी, बराबर, क्योंकि कैपेसिटेंस निकालने के लिए वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा सो दैट एवरेज वैल्यू ऑफ आर फेज कैपेसिटेंस, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई फेज कैपेसिटेंस, और एवरेज वैल्यू ऑफ बी फेज कैपेसिटेंस आपस में क्या होंगे, बराबर। एवरेज वैल्यू आपके तीनों फेज के कैपेसिटेंस की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो लिख रहा हूं बेटा, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, एवरेज वैल्यू बराबर है, तो फेजर एडिशन भी क्या होगा, जीरो होगा। लिख रहा हूं ड्यू टू द, तो बेटा अगर वोल्टेज बेटा तीनों फेज के बैलेंस हो गए तो यहां मैं लिख रहा हूं सो दैट सो दैट आर फेज वोल्टेज, वाई फेज वोल्टेज और बी फेज वोल्टेज का फेजर एडिशन कितना हो जाएगा, जीरो। और ये इंप्लाइज करता है नाउ द थ्री फेज ट्रांसपोज्ड transmission line, three phase transposed transmission line, रख दीजिए वहीं पर, ट्रांसमिशन लाइन इज इन द बैलेंस कंडीशन फॉर द वोल्टेज।
यहां पर कंडीशन होगी कंडक्शन लिख दिया था मैंने। ठीक है। थ्री फेज सिस्टम भी आपका जो है वोल्टेज में कैसा होगा, थ्री फेज ट्रांसपोज लाइन जो होगी वोल्टेज में भी कैसी होगी, बैलेंस होगी। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बैलेंस, पिछली बार क्या था, इलेक्ट्रो स्टैटिक इंटरफेरेंस आया था जिसकी वजह से बैलेंस नहीं था। तो अगर आपका बराबर हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट था वो खत्म हो गया। अर्थ के इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट की वजह से वोल्टेज बराबर नहीं थे। अब ट्रांसपोर्ट लाइन में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू बराबर आ गई, मतलब अर्थ का इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो लिख रहा हूं बेटा, लिखिए। सो या फिर देयरफोर due to the transposed due to the transposition technique due to the transposition technique used in the three phase transmission line, there is no electrostatic interference effect in the three phase transposed transmission line. Hence three phase transposed transmission line is always balanced in voltage. That means थ्री फेज ट्रांसपोर्ट लाइन में दैट इज वोल्टेज का, तीनों फेज के वोल्टेज का फेजर एडिशन कितना होगा, 0 होगा। और अगर बेटा वोल्टेज बराबर है तीनों फेज के तो कैपेसिटेंस भी बराबर होंगे। हेंस या फिर सो दैट इज आर फेज का एवरेज कैपेसिटेंस, वाई फेज का एवरेज कैपेसिटेंस और बी फेज का एवरेज कैपेसिटेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको ये मालूम चला कि थ्री फेज, अगर थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज कर दूंगा तो करंट और वोल्टेज दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट आपको समझ में आया तो लिख देता हूं, ड्यू टू ट्रांसपोज ड्यू टू ट्रांसपोजिशन करिए, ड्यू टू द ट्रांसपोजिशन टेक्निक used in the three phase transmission line system, the three phase transposed line is always balanced in nature, बैलेंस इन नेचर। अब ये करंट वोल्टेज नहीं लिखा जाता क्योंकि दोनों में बैलेंस हो, इज ऑलवेज बैलेंस इन नेचर। दैट मीन्स बैलेंस का मतलब है करंट में भी बैलेंस
तीनों फेज का फेजर एडिशन करेंगे, 0 आएगा। एंड वोल्टेज में भी अगर तीनों फेज के वोल्टेज का फेजर एडिशन करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। और अगर बेटा करंट बैलेंस है, वोल्टेज बैलेंस है, दैट इज करंट बैलेंस होने का मतलब होगा एवरेज फ्लक्स लिंकेज इन द आर फेज, वाई फेज और बी फेज। एवरेज फ्लक्स लिंकेज तीनों में सेम होगा। उसी तरह दैट इज आपका कैपेसिटेंस की एवरेज वैल्यू भी आर फेज, वाई फेज और बी फेज का एवरेज कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बराबर। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एवरेज वैल्यू बराबर होती है। और आप लिख सकते हैं एंड इन द थ्री फेज ट्रांसपोज्ड transmission line there is a no radio interference, is a no रेडियो इंटरफेरेंस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों इंटरफेरेंस खत्म थे। दैट इज कॉल्ड द देयर इज नो रेडियो इंटरफेरेंस। तो बड़ा बड़ा समझो मुद्दे की बात क्या मैं आपको बताना चाहता था। मुद्दे की बात मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपकी अनट्रांसपोज लाइन में रेडियो इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से आपके करंट और वोल्टेज दोनों कैसे होते हैं, अनबैलेंस होते हैं। वहीं अगर आप अपनी थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसपोजिशन कर देंगे या फिर ट्रांसपोजिशन टेक्निक को यूज कर लेंगे तो थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से आपके दैट इज करंट हर एक फेज में जो करंट की हर एक फेज में आपका जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, बैलेंस होता है। थ्री फेज ट्रांसपोज लाइन में एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन ईच फेज विल बी इक्वल, हर एक फेज का एवरेज इंडक्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। और आपका हर एक फेज का एवरेज कैपेसिटेंस भी कैसा आएगा, बराबर आएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, एवरेज इंडक्टेंस, एवरेज कैपेसिटेंस और एवरेज फ्लक्स लिंकेज। एवरेज फ्लक्स लिंकेज बोलिए या फिर एवरेज इंडक्टेंस, एवरेज वैल्यू ऑफ आर फेज, Y phase and B phase inductance will be same. This is also, इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोजिशन करने का फायदा समझ में आया कि ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, सिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए ट्रांसपोजिशन करते हैं। और ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि हर रेगुलर इंटरवल पे आप अपने कंडक्टर की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। आप टॉप में है तो मीडियम पे है, मिडिल पे लिया, मिडिल पे है तो बॉटम पे ले जाइए, बॉटम पे तो फिर से टॉप पे ले जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में दो तरीके के कॉन्फ़िगरेशन यूज होते हैं। एक तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है और एक असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। स्पेसिंग के बारे में बात करें, सिमेट्रिकल स्पेसिंग और असिमेट्रिकल स्पेसिंग, जरा बात करते हैं क्या होता है। लिखे, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में तीन कंडक्टर होंगे, तीनों कंडक्टर के बीच में अगर आप इक्वल स्पेसिंग रखना चाहते हैं तो उनको कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, और अगर आप स्पेसिंग अलग अलग रखना चाहते हैं इक्वल तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन विथ सिमेट्रिकल स्पेसिंग। एक मिनट,
चलो, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन विथ सिमेट्रिकल स्पेसिंग। थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के बीच में आपको अगर इक्वल स्पेसिंग रखनी, बराबर स्पेसिंग रखनी है, तो उनको कैसे हम अरेंज करेंगे, किस तरह से रखेंगे, दिस इज। अगर आप इक्वल स्पेसिंग या फिर सिमेट्रिकल मतलब इक्वल स्पेसिंग, सिमेट्रिकल स्पेसिंग का मतलब है इक्वल स्पेसिंग। सिमेट्रिकल हो, तीनों के तीनों कंडक्टर एक दूसरे से बराबर बराबर पोजीशन पे हो, तो उनको हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं। कौन से कॉन्फ़िगरेशन में? इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब तीनों के तीनों कंडक्टर को आप जो है क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे, मतलब सिरों पे, ट्रायंगल के सिरों पे रखेंगे, और वो ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलेटरल, मतलब समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए सिमेट्रिकल स्पेसिंग रखनी है, सिमेट्रिकल स्पेसिंग। चलो मैं बना रहा हूं, आप नहीं बनाइएगा, मैं पहले बना रहा हूं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक है। चलो बनाइएगा नहीं, यहां मैं कंडक्टर रख रहा हूं। ठीक है, चलो नाउ दिस इज द थिंग बट ये आपका जो है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज आपका हर एक कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी। दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर करेंगे। इन दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस भी डी होगी, इन दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? डी होगी, और इन दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? डी होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल स्पेसिंग। सिमेट्रिकल स्पेसिंग का मतलब कि आपके तीनों कंडक्टर के बीच में सिमेट्रिकल स्पेस, सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। अगर तीनों कंडक्टर के बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस रखना चाहते हैं, तो आपको उन तीनों कंडक्टर को ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में रखना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल स्पेसिंग कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से अरेंज करते हैं। अब हम बात करें थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन को अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग रख रहे हैं या फिर अनइक्वल स्पेसिंग। सिमेट्रिकल स्पेसिंग बोलिए या फिर इस इक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग के लिए ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। अच्छा, ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन यूज करूंगा तो सिमेट्रिकल स्पेसिंग आ जाएगी। और लेकिन अगर मैं जो है
इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन ना यूज करो, कोई और ट्रायंगल बनाओ जिसमें भुजाएं बराबर ना हो, तो वो कैसी स्पेसिंग हो जाएगी? दैट इज कॉल्ड अनइक्वल स्पेसिंग हो जाएगी, अनइक्वल स्पेसिंग। अगर आपसे बोला गया कि सिमेट्रिकल स्पेसिंग या फिर इक्वल स्पेसिंग रखनी है, तो यही कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। अनइक्वल कॉन्फ़िगरेशन, अनइक्वल स्पेसिंग के लिए 3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। चलो, हो गया ना? चलो, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन विद अनइक्वल स्पेसिंग, अनइक्वल स्पेसिंग या फिर असिमेट्रिकल स्पेसिंग। तीनों कंडक्टर के बीच के डिस्टेंस अलग अलग होनी चाहिए। उसके लिए आप 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। पहला कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करते हैं, ये टावर है और तीनों कंडक्टर को वर्टिकली हैंग कर देते हैं क्रॉस आर्म। ये आपका टावर हो गया, ये क्रॉस आर्म हो गई। जैसे आर फेज का कंडक्टर है, ये वाई फेज का कंडक्टर है और ये आपका बी फेज का कंडक्टर है। आर फेज, वाई फेज एंड दैट इज कॉल्ड बी फेज। आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। ठीक है, पहले और दूसरे कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर से मेजर करूंगा लेकिन छोटा छोटा दिखाए इसलिए आपको दिखा रहा हूं। दिस इज D1। दूसरे और तीसरे कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D2। क्या तीनों कंडक्टर के बीच की, हेलो, मान लो ये दोनों बराबर होंगी, क्या ये पहले और तीसरे के बीच की कभी बराबर हो पाएगी क्या डिस्टेंस? नहीं। वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा तीनों के बीच, मान लो ये और ये डिस्टेंस बराबर है, लेकिन पहले और तीसरे के बीच की डिस्टेंस कभी बराबर हो पाएगी क्या? कभी बराबर नहीं हो पाएगी। तो दैट इज कॉल्ड द अनइक्वल स्पेसिंग। तो इसको मैंने मान लिया D1 है, पहले दूसरे के बीच, दूसरे और तीसरे के बीच में D3 D2 है, और बेटा पहले और तीसरे के बीच की जो स्पेसिंग है वो कितनी है? D3। This is called vertical configuration. Vertical configuration. This is the vertical configuration. अनइक्वल स्पेसिंग का मतलब है, पहला है कि वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करो। जैसे आप देखे हैं कि टावर में एक आर फेज जाता है, फिर उसके नीचे वाई फेज जाता है, फिर उसके नीचे बी फेज जाता है, वो वर्टिकल। अगर इस तरह से अरेंज है तो वर्टिकल, अगर इस तरह से जा रहे हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूं। नाउ यू कैन बी टेक इट हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन, वो भी अनइक्वल स्पेसिंग वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट लिखे, दैट इज horizontal horizontal configuration। देखो, आपको ऐसे दिखा सकता हूं, एक, ये इसके नीचे 2 और इसके नीचे 3, ये तीनों आपके कैसे कॉन्फ़िगरेशन है? ये तीनों आपके
वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं इन तीनों को ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे पैरेलली, ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा? हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। देखो तीनों वर्टिकल पोजीशन पे है, और अगर ऐसे आप रख देंगे, ये मिडिल कंडक्टर है, इसके बगल में आपका बॉटम या फिर आर फेज और यहाँ पर वाई फेज, आर वाई और बी, अगर तीनों को आप ऐसे अरेंज करेंगे तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द योर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वही मैं बना रहा हूं। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है। दिस इज हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। ये आर फेज है, ये वाई फेज का कंडक्टर है, और ये बी फेज का कंडक्टर। दिस इज आर फेज, वाई फेज, दिस इज बी फेज। पहले और दूसरे कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है d1, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस मानते हैं। दूसरे और तीसरे कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है d2, और बेटा पहले और तीसरे कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है d3। तीनों डिस्टेंस अलग अलग होंगी। मान लो ये दोनों बराबर भी हो गई, मान लो बाई चांस ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये कभी बराबर नहीं हो पाएगी। दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल या फिर अनइक्वल स्पेसिंग। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा है आपके पास ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रायंगुलर का मतलब जब तक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलेंगे तो बराबर आप डिस्टेंस नहीं मान सकते। ट्रायंगुलर का मतलब है कि आपकी जो है ट्रायंगल की भुजाएं अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलो तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है ट्रायंगुलर, नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल में तीनों की ट्रायंगल की डिस्टेंस बराबर होंगी, लेकिन ट्रायंगुलर में कहने का मतलब ये थोड़ा कि बराबर है। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है अनइक्वल के लिए, दैट इज ट्रायंगुलर configuration, not equilateral triangular configuration. This is the triangular configuration. ठीक है, चलिए ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऐसा फिर से बना रहे हैं, आपको फिर से बनाना है। मैं इसी को कट पेस्ट किए दे रहा हूं। ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में ये डिस्टेंस होगी d1, ये डिस्टेंस होगी d2 और ये डिस्टेंस होगी d। तीनों डिस्टेंस अलग अलग होगी। ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में तीनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस अलग, पहले और दूसरे के बीच में d1 डिस्टेंस है, d2 एंड दिस इज। अगर केवल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन बोला है तो ये बनाएंगे। अगर आपसे बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन तो ये बनाएंगे। आपसे अगर बोला है वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन तो ये बनाएंगे, और हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन हो तो ये बनाएंगे। डिस्टेंस भी जो मैंने मानी है वही माननी है। दिस इज नथिंग बट द triangular configuration with unequal spacing। ये ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन जरूर है लेकिन अनइक्वल स्पेसिंग के साथ है। ये आर फेज का कंडक्टर है, ये वाई फेज का कंडक्टर, और ये आपका बी फेज का कंडक्टर है। हो गया, यहां भी लिख लीजिए जरा। ट्रायंगुलर वाले में ये आपका आर फेज का कंडक्टर है, ये आपका वाई फेज का कंडक्टर, ये बी फेज का। ट्रायंगुलर में वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है, इक्विलैटरल वाला। अनइक्वल वाला नहीं यूज करते, बहुत कम। डेरिवेशन लेकिन हम अनइक्वल के लिए करेंगे।
और इक्वल के लिए D1 D2 D3 की वैल्यू बराबर कर देंगे। ठीक है, तो जनरल डेरिवेशन करने जा रहे हैं इंडक्टेंस निकालने का, ध्यान से देखिए अब। चलो हेडिंग डालें इंडक्टेंस कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस। अब मैं इंडक्टेंस कैलकुलेट करना, किस वाली लाइन का, थ्री फेज ट्रांसमिशन में पर फेज इंडक्टेंस निकालते हैं, लेकिन ट्रांसपोज लाइन का हम लोग इंडक्टेंस निकालते हैं ना कि अनट्रांसपोज। कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस पर फेज ऑफ थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन with unsymmetrical स्पेसिंग। कैसी स्पेसिंग ली है? अनसिमेट्रिकल। ट्रायंगुलर वाला थोड़ा सा दिखा देते हैं अभी। जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए, देख लो भैया ट्रायंगुलर वाला। तो इसको कल करते हैं बेटा, क्योंकि डेरिवेशन काफी बड़ा है, हो नहीं पाएगा। 7 बजे आपकी मशीन की क्लास है, और चेक करेंगे किस कॉन्फ़िगरेशन की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, ट्रायंगुलर की हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर वही कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे बनाया भी जाता है जो है। चलो अभी मैं आपको आईडी पासवर्ड भेज रहा हूँ, 7 बजे से आपकी क्लास है मशीन की। जो ट्रांसमिशन आप करते हो हाई वोल्टेज पे करते हैं, हर एक लेवल पे ट्रांसपोजिशन करते हैं बेटा। बिना ट्रांसपोजिशन के लाइन होती ही नहीं है विनय कुमार। ट्रांसपोजिशन करना है क्योंकि सिस्टम को बैलेंस बनाना है। ट्रांसपोजिशन मैंने बताया बैलेंस बनाने के लिए की जाती है। सर्किट ब्रेकर क्या लिखा है? सीबी क्या होता है भाई? सर्किट ब्रेकर पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे जो है, पहले इतना पढ़ो जितना पढ़ा रहे हो।